नमस्कार आशीष जी। नमस्कार जी। तो आज मिल रहे हैं हम 9 जनवरी को और आपकी कनक आज 65 दिन की हो चुकी है, 62 से 65 दिन की। जो भी आप अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं, मल्चिंग कर रहे हैं और आप उसके बाद इस पर स्प्रे कर रहे हैं फोलियर का, नाइट्रोजन आप यूरिया यूज करते हैं, नाइट्रोजन का स्प्रे भी कर रहे हैं। थोड़ा उसके बारे में एक चीज़ बताएं कि क्या क्या आपने इसमें स्प्रे किया है। इसमें देखिए, क्योंकि सरफेस पे बेसल में क्या क्या यूज किया आपने? बेसल में हमने डीएपी डाला था तकरीबन 70 किलो के करीब। ओके। और फिर उसके बाद हमने 2 पानी आ चुके हैं इसको, तो हर एक पानी पे हमने इसमें 1-1.5 कट्टा इसमें दिया था, क्योंकि पानी के बाद या पानी से पहले देने का कोई इसमें फ़ायदा नहीं, क्योंकि सरफेस आप देखा है आपने जैसे कि मल्च जो है, मल्च ने कोई भी यूरिया आपके रूट जोन तक नहीं पहुंच सकता। यस। तो इसलिए इसको हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है आपको हमने इसमें यूरिया का स्प्रे ही किया है। तो मल्चिंग से ये हैप्पी सीडर से क्यों लगी हुई है, क्योंकि इसमें रूट जोन से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता यूरिया देने का, तो हमने इसमें फोलियर स्प्रे ही करे हैं, तकरीबन 4% के, 3% के और 5% के। और अब जैसे अब आगे आगे बढ़ेंगे तो अब तो खैर यूरिया बहुत कम उसकी वो गुंजाइश रहेगी, क्योंकि फूड का टाइम चला गया। और अब फिर इसमें हमने क्या किया कि आपको जैसे बताया था मैंने कि लियोसिन इसमें हमने किया है। अदरवाइज 65 डेज़ की क्रॉप तो बहुत बड़ी हो जाती है। अच्छा, लियोसिन करने का फ़ायदा क्या है? लियोसिन का फ़ायदा ये होता है कि लियोसिन में आप देखो ये 65 डेज़ की होगी, लेकिन इसकी हाइट जो है काफ़ी कंट्रोल्ड है। ओके। और इसके क्या कहते हैं, आपका जो 303 है, 187 है, 222 वैरायटीज़ हैं। इसमें यूनिवर्सिटी ने जो एवरेज झाड़ जो है वो तो 80-81 क्विंटल पर हेक्टेयर या 80-81 मण बताया हो, लेकिन उन्होंने कई ऐसे प्लॉट थे जो फिरोजपुर में और उन्होंने गुरदासपुर में और 2 जगह करनाल में भी लगाए थे। उनमें इन्होंने यूरिया, डीएपी और पोटाश को तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा किया है। 1.5 गुना ज़्यादा करने के बाद जब आप इतनी खुराक दे देते हो, ज़्यादा देते हो, तो उसमें आपको फसल को रोकना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका नोड जो है, मतलब गांठ जो है, पहली गांठ और दूसरी गांठ का डिस्टेंस कम करने से ही ये, नहीं तो आगे जाके ये गिर जाएगी अगर ज़्यादा यूरिया ज़्यादा डीएपी जाएगा। ओके सर, लेकिन जैसे मल्चिंग की है हमने, हाँ। इसका जब हमारा मार्च का महीना आएगा, अप्रैल हाँ, आएगा, अभी तो उसमें हीट वेव आ जाती है, कभी टेम्परेचर अप जाता है, दिन में रात को लो मल्चिंग चल का जाता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही यही है कि जब हीट स्ट्रेस होता है फसल पे, हीट स्ट्रेस तब होता है जब खेत आपके सॉइल नंगी पड़ी रहेगी, नेकेड पड़ी रहेगी। जब सॉइल में आपके ऊपर कुछ नहीं होगा तो उस वक्त आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप उस वक्त पानी नहीं दे सकते, क्योंकि गेहूं के गिरने का खतरा रहता है। हाँ, बालियां निकली होती लेकिन इसमें मल्चिंग में क्या होगा, जो टेम्परेचर है सॉइल का वो उस सॉइल से काफ़ी कम रहेगा और एयर कंडीशनिंग की तरह रहेगा। ये मल्च इसकी एयर कंडीशनिंग बना के रखेगी, मॉइस्चर को संजो के रखेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं मॉइस्चर को ये संजो के रखेगी। तो जब मॉइस्चर को संजोएगी और हीट स्ट्रेस होगा तो आपकी जो बाल में दाना होता है वो पिचक जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है समर्स में। और जैसे कई बार पिछली बारी अब जैसे मार्च में ऊपर वाली बाल सूखी थी और सारा का सारा आपका दारोमदार उस वक्त ही मौसम का होता है कि वो गर्म रहता है कि ठीक रहता है। देखो अगर ठीक रह गया, मौसम ठीक रह गया, तो फिर तो एक यूरिया डालने वाला किसान जिसने किसी और कुछ नहीं डाला उसकी भी गेहूँ अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब हीट स्ट्रेस का टाइम आएगा, जो अगर हीट पहले पड़ गई, गर्मी पहले पड़ गई, आपकी फसल को कोई भी नहीं बचा सकता, आप चाहे जो मर्जी कर। ओके, थैंक यू। तो इसमें अच्छा, आईसीएल का भी कोई प्रोडक्ट यूज किया? एक मिनट, आपने इसमें आईसीएल का कोई क्या स्प्रे किया है? इसमें आईसीएल का हम काफ़ी वो फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा की वजह से, और काफ़ी वो भी है। जैसे हमने इसमें स्टार्टर किया था, और जैसे कि हमने इसमें पॉलीसल्फेट डाले हैं, और जैसे कि हमने इसमें 0.45 का भी हमने वो किया है। स्टार्टर का क्या आपको बेनिफिट लगा? एक मैंने जब मेरी आपसे बात हुई थी, आप डीएपी का यूज कर रहे थे, डीएपी का क्या नुकसान हो रहा था, और जैसे ही आपने स्टार्टर किया उसका कितने दिन में आपको रिस्पांस मिला है? हाँ, स्टार्टर का बहुत, मेरी वो उस वक्त मेरे ख्याल से 40 दिन की क्रॉप थी। तो उसमें हमने जब स्टार्टर किया तो उसमें बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट आया। मैं उससे पहले डीएपी और यूरिया कर रहा था स्प्रे, तो मेरे को शर्मा जी ने बोला कि आप एक स्टार्टर शुरू कीजिए, तो हमने स्टार्टर फिर शुरू कर दिया था। स्टार्टर हमने इनफैक्ट 2 बार ही किया है। तो स्टार्टर का, क्योंकि उसके अंदर पोटाश भी है और फास्फोरस भी है, और हमने उसके साथ मैग्नीज़ भी डाल दी थी। हालांकि पोटाश के साथ मैग्नीज़ जो है, फास्फोरस के साथ मैग्नीज़ जो है कंपैटिबल नहीं है, लेकिन इनके प्रोडक्ट में हमारे को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है।
ओके। जैसा डीएपी यूज करते हैं हमारे अधिकतर फार्मर, उसका क्या नुकसान समझते हैं, क्या नुकसान है? जब आप अच्छी खेती करते हैं, 100-125 एकड़ की गेहूँ की खेती कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आता है डीएपी घोलने से और उसका स्प्रे करने पर? नोजल क्या उसमें हमारी मशीन तकरीबन 1500 लीटर की मशीन है, तो डीएपी करने से एक तो डीएपी कंपैटिबल तो होता नहीं है ना, तो उसमें मैग्नीज डाल सकते हो। मैग्नीज आपके जो लीफ का एरिया है उसको बढ़ाता है, तो उसके लिए उसमें उस वक्त स्प्रे करना ज़रूरी होता है, हर पानी से पहले और हर पानी के बाद। तो अब डीएपी जब मिला लेते हैं तो उसके अंदर वो तो जिंक भी नहीं मिला सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डीएपी में फिर फास्फोरस आता है, फिर उसके साथ जिंक भी रिएक्ट करता है, कंपैटिबिलिटी नहीं थी, तो कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती है। उससे अधिक स्कॉचिंग कभी देखा आपने? जैसे यूरिया यूज कर रहे हो, डीएपी यूज कर रहे हैं, कभी लीफ पे स्कॉचिंग भी आ जाती है कभी कभी? हाँ, वो बिल्कुल जी आती है। जिंक की तो 100% अगर आप फास्फोरस के साथ जीरी में आप पैडी में स्प्रे करोगे तो 100% आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत और जो अगर किसान भाई मल्च के ऊपर ही करे तो कौन सा सीडर यूज करे, सुपर सीडर या हैप्पी सीडर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कभी किसी को नुकसान ना हो जाए किसी से। सुपर सीडर आजकल का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन सुपर सीडर से बहुत नुकसान है। सुपर सीडर से पराली नीचे जाती है, नीचे जाने से उसको नाइट्रोजन, जो भी नाइट्रोजन आप यूरिया देते हो खेत में, वो उसको गलाने में लग जाता है। और दूसरी बात, अंदर क्योंकि होती है ये, उसके काफ़ी मिथेन बनती है, तो मिथेन बनने से और भी प्रॉब्लम होती है, एनवायरनमेंट की भी प्रॉब्लम होती है। तो बेस्ट यही है कि आप हैप्पी सीडर से ही आपको मल्च करके और हैप्पी सीडर से किया जाए। और मल्चिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गेहूं में, खासकर जहां गर्मी अब काफ़ी बढ़ती जा रही है। ओके, थैंक यू भाटिया जी। आप देखिए किसान भाइयों, इसमें पूरी मल्चिंग है। दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूँगा, इसका जो पुलाव है आपका, ये देखेंगे पुलाव बहुत अच्छा है, ये ज़मीन को दबा रहे हैं, बहुत अच्छी हो रही है। इससे आपकी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। सेकेंडरी आपका न्यूट्रिशन अपटेक ज़्यादा बढ़ता है। ये देखिए बराबर में एक कनक है, ये इस दूसरी कनक है, यहाँ 6 यूरिया डाल चुके हैं और यहाँ केवल 1.5 यूरिया का बैग डाला है इन्होंने, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। ये देखिए, और इस साइड में देखिए, ये आपका यूरिया का ज़्यादा, तो ये फ़र्क है आधुनिक खेती करने में। यदि आपके पास सही जानकारी है, सही तकनीक से आप खेती कर रहे हैं, उन्नत खेती कर सकते हैं। और नहीं तो हम पुरानी पद्धति करेंगे तो हम यूरिया पे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पर शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे इसको ज़रूर बढ़ाते रहें। तो धन्यवाद आशीष जी, मैं आपसे धन्यवाद शर्मा जी आपका। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जानकारी देते रहें जितनी आपके पास जानकारी है। आप बहुत बाहर जाते हैं, लोग अच्छा सीख के आते हैं, यूनिवर्सिटी पर आपका से आप लेते रहते हैं जानकारियां, और अपने खेत में नया सीड उत्पादन कर रहे हैं जो किसी सीड कंपनी को देने वाले हैं, और हमारे फार्मर तक अच्छा सीड जाए, उससे आपसे जो उत्पादन अच्छा रहे। क्योंकि आप जितना न्यूट्रिशन यूज़ करें, शायद में कोई फार्मर नहीं यूज़ करता, और अच्छा न्यूट्रिशन से जो सीड पैदा होगा वो नेक्स्ट फार्मर को जाएगा, तो वो उसको भी अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। तो बने रहिए साथियों, उन्नत खेती देखते रहिए, और हमारे आशीष जी के जो फॉलो कर रहे हैं उनको भी फॉलो करते रहिए।